इसको वचन पूरे होंगे। और लफारी जो आप पार्टी कर रही है उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। उनको पूछो आपने हिमाचल में पूरा कैंपेन विड्रॉ क्यों कर लिया? वहां भी लफारी करते थे, झूठे वादे कर रहे थे हिमाचल के अंदर। केजरीवाल जी अचानक क्या हो गया? रोड शो किए, वादे किए, पूरा अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया, ऑफिस बंद कर दिए, यहाँ आ गए, यहाँ झूठे वादे करने लग गए। गुजरात की जनता समझ चुकी है कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा, कृपा करके आप इस बार मौका दीजिए। आपके एक से बढ़ के एक आपके उम्मीदवार खड़े किए गए सोच समझ करके। और आपको मालूम है कि किस प्रकार से अनंत पटेल जो है संघर्ष करता है, वो भी आप जानते हैं। संघर्ष की राजनीति हम करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया हमारे अनंत पटेल पे किया, गौरव पंड्या पे किया। उल्टा केस 307 का इनके ऊपर बना दिया गया। बताइए, 4 लोगों को पास में फंसा दिया गया, काले झंडे दिखा दिए प्रधानमंत्री को। क्या काला झंडा दिखाना डेमोक्रेसी जुल्म है? ये लोग सहन नहीं करते असहमति को, ये लोग सहन नहीं करते हैं आलोचना को। जबकि आलोचना और असहमति तो लोकतंत्र उसके बगैर चल नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि आप इन बातों का करार जवाब दें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ગેહલોત સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હવે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા અને આખો દેશ આતુરતાથી રાહ જોઈ છે અને 3000 કિલોમીટરની પદયાત્રા પર નીકળી ચૂક્યા છે એવા માનનીય રાહુલ ગાંધી। अशोक गहलोत जी, जगदीश ठाकुर जी, भरत सिंह सोलंकी जी, पीरजादा जी, शिवाजी राव मोगे जी, अनंत पटेल जी, गरसिया जी, आनंद चौधरी जी, पूना जी गामित जी, सुनील गामित जी, किसान पटेल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। आप સૌનું રાહુલજી અંતરથી દિલથી સ્વાગત કરે છે કે આટલી ગરમીમાં પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ એમને મળવા સાંભળવા અહીંયા પધાર્યા છો। આપ સૌનો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરે છે। 70 दिन से अब हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर की यात्रा पे चल रहे हैं। 70 દિવસથી કન્યાકુમારી ભારતનો છેડો દક્ષિણનો, ત્યાંથી કાશ્મીર તરફની યાત્રા રાહુલજી આખા હજારો લોકો સાથે કરી રહ્યા છે। तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और 1500 किलोमीटर और चलेंगे। 2000 કિલોમીટર રાહુલજી એક જન સહેલાવની સાથે ચાલી ચૂક્યા છે અને બીજા 1500 કિલોમીટર હજુ આગળ કન્યાકુમારીથી એ કાશ્મીર સુધી ચાલવાના છે। और हमारे साथ लाखों लोग, लाखों किसान, बेरोजगार युवा, माताएं बहनें, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सब लोग हमारे साथ इस यात्रा पे चल रहे हैं। લાખો લોકો, જેમાં ખેડૂતો, મહિલાઓ, બેરોજગાર યુવાનો, દલિત, આદિવાસી, લઘુમતી, ગરીબ, પછાત, સૌ વર્ગના લોકો જે પીડિત છે આ દેશમાં, એ રાહુલજીની સાથે એ યાત્રામાં જોડાઈને ચાલી રહ્યા છે। मीडिया इतना दिखाती नहीं है, मगर अगर आप वहां आए, दिखाते नहीं है बिल्कुल,
अगर आप वहां आए तो आपको एक नदी सी दिखाई देगी जिसमें लाखों लोग बह रहे हैं, चल रहे हैं। આ મીડિયાના મિત્રો દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે આટલો મોટો એક પ્રવાહ નદીનો, સરિતાનો, દરિયા જેવો જતો હોય પણ એને બતાવતા નથી. એ બતાવે તો આખો દેશ અને દુનિયા જાણે. और नदी में कोई नफरत नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ भाईचारा। કોઈ નફરત નહીં, કોઈ ક્રોધ નહીં, કોઈ હિંસા નહીં, ફક્ત ભાઈચારો, દયા, કરુણા અને પ્રેમ. कोई पीछे रह जाता है, गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं, उठा लेते हैं। કોઈ પડી જાય, કઈ વાગ્યું કર્યું હોય તો તરત બધા જોડાઈને એને લઈ ઊંચકી અને મદદમાં તરત હાજર થઈ જાય છે. मोहब्बत की, प्यार की ये एक यात्रा है। આ પ્રેમ અને લાગણી, દયા, કરુણા, પ્રેમની યાત્રા છે. इसमें सब लोग आ जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता भैया तुम्हारी जात क्या है, धर्म क्या है, भाषा कौन सी बोलते हो, आयु क्या है, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई नहीं पूछता। આમાં કોઈ કોઈનો ધર્મ, જાતિ, ભાષા, ઉંમર, પુરુષ, સ્ત્રી એને બદલે આખો માનવ સમુદાય એ બધો રાહુલજીની જોડે ચાલે છે. और सुबह हम शुरू करते हैं, 6 बजे शुरू करते हैं, रात को 7-8 बज जाते हैं, मगर थकान बिल्कुल नहीं होती। સવારના વહેલા 6 વાગ્યાથી શરૂ કરે અને સાંજના 7-7:30 વાગે, પણ છતાં કોઈને એવો થાક લાગતો નથી. બધા એટલા જ પ્રેમ અને ઉત્સાહમાં હોય છે. पता नहीं आपने देखा या नहीं, मगर अभी यहां भी जब हमें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, मैं पैदल आ गया। અહીંયા પણ હેલીપેડ પરથી જ્યારે ઉતરીને ચાલવાનું અમે બધાએ કીધું, રાહુલજી આ કોન્વોયમાં, તો કે નહીં મેમ, ये तो आ गए, गुजरात आना था, नहीं तो हम तो पैदल यात्रा हमारी चालू ही है. यात्रियों के पैर छिल गए, 2 हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। લોકોના પગમાં છાલા પડી ગયા અને 2 જણા બિચારા સ્વર્ગમાં ગયા, ધામમાં ગયા, પણ છતાંય આ યાત્રા, ભારત જોડો યાત્રા સતત ચાલતી છે, ચાલુ રહી છે. और मैं आपको बता भी नहीं सकता मतलब कितनी मोहब्बत, कितना प्यार जनता हम सबको वहां दे रही है। અને તમને કહેતા એવું એટલું ગૌરવ, આનંદ થાય કે એટલો બધો પ્રેમ, એટલી બધી લાગણી, એટલા બધા આશીર્વાદ વરસાવે છે પ્રજા કે જે આ શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરી શકાય નહીં. मैं आज गुजरात आया और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था। અને આ જે ભારત જોડની વાત, આ ગુજરાત, આ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીનું એમણે આ દિશા આપી હતી અને એ દિશામાં રાહુલજી ભારત જોડો આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે ગાંધીજીની. हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। આ જે હિન્દુસ્તાનના ભારત જોડોનું કામ એક ગુજરાતી હતા, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી, અને એમણે બતાવ્યું હતું અને એના દ્વારા ભારત જોડોનું કામ શરૂ થયું હતું. इस यात्रा में भी आपकी सोच है, अरे आपके आप- संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। અને આ એ ભારત જોડો યાત્રામાં આ ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે, ગુજરાતની સ્ટોરી છે, ગુજરાતની લાગણી છે, ગુજરાતના સંસ્કાર છે અને આ ગુજરાતીઓ રાષ્ટ્રપિતાની દોરવણીથી ચાલતી ભારત જોડો યાત્રા છે. यात्रा में खुशी हो रही है मगर दुख भी है। યાત્રામાં આનંદ થાય છે કે આટલા લાખો લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, ધર્મ, જાતિ, ભાષા બધું છોડીને, પણ જોડે જોડે થોડું દુઃખ પણ થાય છે. आप पूछोगे दुख किस बात का? તમને એમ થાય કે દુઃખ કયા કારણે થાય છે? भारत जुड़ रहा है, कोई भारत- नफरत नहीं है, हिंसा नहीं है, भाईचारा है, तो दुख किस बात का? ભારત યાત્રામાં દુઃખ નથી, હિંસા નથી, નફરત નથી, તો પછી દુઃખ કઈ વાતનું? એ આ રાહુલજી કહે છે તમને. भाई और बहनों, दुख किसानों से बात कर कर होता है,
युवाओं से बात कर कर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। આ દુઃખ એટલા માટે થાય છે કે આદિવાસીઓને મળીને, ખેડૂતોને મળીને, લોકોને મળીને, પીડિતોને મળીને એ દુઃખ થાય છે એમની વાતો સાંભળીને. किसानों को सही दाम नहीं मिलता, કે ખેડૂતોને એના વ્યાજબી ભાવ નથી મળતા, बीमा का पैसा नहीं मिलता, વીમાના પૈસા નથી મળતા, कर्जा नहीं माफ होता, એમનું દેવું માફ કરવામાં નથી આવતું, युवा बेरोजगार हैं, યુવાનો બેરોજગાર છે उनके सपने टूटते जा रहे हैं। અને એમના સપનાઓ ચૂર ચૂર થઈ જાય છે. कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ाई की, माता पिता ने पैसे डाले, आज मजदूरी कर रहा है। કોઈ માણસ માતા પિતા પેટે પાટા બાંધીને ભણાવ્યા હોય અને છતાં એ એન્જિનિયરને બદલે મજૂરીનું કામ કરે છે, એવા યુવાનો મળેલા છે. कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था। ગઈકાલે યાત્રામાં એક યુવાન મળ્યો જેનું નામ રામ હતું. मेरे से गले मिला और रोने लगा। ગળે વળગીને બિચારો ધ્રુસકે રડી પડ્યો. मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? મેં પૂછ્યું કે ભાઈ તને શું થયું, તું કેમ રડે છે? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। કોરોનામાં મારું આખું કુટુંબ ચાલુ ગયું, એ મૃત્યુ પામ્યું. राहुल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। રાહુલજી, હવે હું એકલો રહી ગયો, હવે દુનિયામાં મારું કોઈ નથી, હું એકલો જ રહી ગયો છું. अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े, मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। ડોક્ટરોને હાથ જોડ્યા, રડતા રડતા ખૂબ કહ્યું અને એમ કહ્યું કે મારા માતા પિતાને બચાવો, પણ મારા માતા પિતાને બચાયા નહીં. मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। મારા હાથમાં મારા માતા મને યાદ આવે છે, મને દર્દ થઈ રહ્યું છે, દુઃખ થઈ રહ્યું છે. राहुल, मैं बेरोजगार हूं, હું બેરોજગાર છું, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। મને કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો, હવે શું કરું? ये युवा अकेला नहीं है भाइयों और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में हैं। અને આ એકલો નહીં, એવા લાખો યુવાનો આજે હિન્દુસ્તાનમાં છે. आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है। આદિવાસીઓએ વાત કરી તો આદિવાસીઓ કહે છે કે અમારી જમીન લઈ લેવામાં આવે છે, અમારી પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે. बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। અમને પૂછા કર્યા વગર, કયા વગર અમારી જમીન લઈ અને ઉદ્યોગપતિઓને આપી દેવામાં આવે છે, એનો કબજો આપી દેવામાં આવે कोई છે. मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है અમને और हमारी जमीन, हमारी मां उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है। અમારો કબજો લઈ અમને કોઈ મુઆવજો, કોઈ કોમ્પન્સેશન કશું જ આપવામાં આવતું નથી અને એ જમીન લઈ અને પેલા ઉદ્યોગપતિઓમાં અને આપી દેવામાં આવે છે, અમને બેદખલ કરી દેવામાં આવે છે. और यहां भी वही काम हो रहा है। અને અહીંયા પણ એ જ પ્રકારની વૃત્તિ આ સરકારની ભારતીય इसीलिए आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, એટલા માટે જ આપે આનંદભાઈ માટે આટલી બધી તાળીઓ વગાડી क्योंकि ये आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है। અને એટલા માટે કે આપના અધિકાર માટે, જમીન માટે આ આગેવાન લડી રહ્યા છે, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है। આપના ભવિષ્ય માટે લડી રહ્યા છે. इसने कहा कि हम लड़ेंगे, એમણે કહ્યું કે આપણે લડીશું इसको कहना चाहिए हम जीतेंगे। અને આપણે જવાબ આપવો જોઈએ કે હમ જીતેંગે, આપણે જીતીશું, આપણે લડીશું, આપણે જીતીશું. आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। આદિવાસી સમાજ સાથે બહુ પુરાનો પારિવારિક, દાદા પિતા માતા બધાનો બહુ જૂનો લાગણીનો સંબંધ છે. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। આપને એક સરસ વાત યાદ કરાવીને આપને કહેવા માંગુ છું. मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। ना- दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો, 6-7 વર્ષનો. મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी। અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા. उसमें फोटो की किताब थी।
हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा, चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो। ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, इतनी बड़ी थी, फोटो की किताब थी। 6 साल का बच्चा था, मुझे आदिवासियों के बारे में इतना मालूम नहीं था। किताब का नाम था तेंदु एक आदिवासी बच्चा, और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी, और सारे के सारे चित्र, सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, उसके जीने के तरीके के बारे में थे। और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था। दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी ये जो किताब है ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? तो दादी कहती हैं कि राहुल, ये जो किताब है ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो आप आदिवासियों को, उनके जीवन को, और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। और उन्होंने आदिवासी शब्द प्रयोग किया। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। ये मैंने आपसे बहुत गहरी बात बोली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा, और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब
यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है, था और रहेगा। और इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया। ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है। एक तरफ कांग्रेस है, आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है, वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। તો રાહુલ ગાંધીએ સુરતમાં કાર્યક્રમમાં જનસભાને સંબોધિત કરી. આ કાર્યક્રમમાં
તેમના સંબોધનમાં તેમણે જણાવ્યું કે હાલ સમગ્ર ભારતમાં તેમના દ્વારા ભારત જોડો યાત્રા નીકાળવામાં આવી રહી છે અને આ યાત્રામાં ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. આ યાત્રામાં નફરત કે હિંસા જોવા મળતી નથી. આ સાથે જ તેમણે તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે જ્યારે તે નાના હતા 6 કે 7 વર્ષના ત્યારે તેમની દાદી એટલે કે ઇન્દિરા ગાંધીએ તેમને એક ચોપડી આપી હતી અને તે પુસ્તક આદિવાસી છોકરાની વાર્તાને રિલેટેડ હતી અને તેની તેમણે વાત કરી. આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે તેમને ઇન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે ભારતના પહેલા અને અસલી માલિક આદિવાસીઓ છે. આદિવાસીઓ માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. આ સાથે જ ભાજપ પર તેમણે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ આદિવાસીઓને આદિવાસી કહીને સંબોધે છે જ્યારે ભાજપ આદિવાસીઓને વનવાસી કહે છે. એટલે કે તેઓ તેમના સંબોધનમાં હંમેશા અવારનવાર વનવાસી અને જંગલમાં રહેનારા કહીને સંબોધન કરે છે. આ સાથે જ વધુમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભાજપ ઈચ્છે છે કે આદિવાસી માત્ર જંગલમાં રહે, તેમના બાળકો શિક્ષિત ન થાય, પરંતુ કોંગ્રેસ હંમેશા આદિવાસીના વિકાસ અર્થે ઈચ્છે છે.